जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए कहाँ से प्राणी विज्ञान में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे और दिखाते हैं कहाँ तक देख चुके थे हम लोग। यहाँ तक देख चुके थे। देखिए यहाँ हो गया आपको स्तनधारी तक जो ना हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है, जंतु ऊतक देखना है। ऊतक जो होता है ना, पादप ऊतक सब जंतु ऊतक, वह जंतु ऊतक हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। आ जाइए, यह हो गया आपको। देखिए जब भी जंतु ऊतक कहेगा तो देख लीजिए आपको क्या ध्यान में रखना है। ये जो है ना उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जो है ना, ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी एवं स्वतंत्र सतहों पर पाया जाता है। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। देख लीजिए, यह थोड़ा मोड़ा आप ध्यान में रखिए कि वो रुधिर कोशिका जो ना, रुधिर कोशिका का अभाव होता है किस में, उपकला ऊतक में। थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर इसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। जब भी आपसे कह देगा कि देखिए रुधिर कोशिकाओं का अभाव किस में होता है, तो उपकला ऊतक में। कहना कि वो उपकला ऊतक है ना, उसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, यही कारण है कि इसका ना, इस कोशिका का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। देख लीजिए, कहना रक्त न है ना तो लस्सी, लस्सी पी लेगा, लस्सी पिएगा ना तो रक्त आ जाएगा शरीर में, लस्सी पिएगा। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, ध्यान में रखना है कि इसमें रक्त होता नहीं है, यानी रुधिर, रुधिर कोशिका ना, रुधिर कोशिका नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण जो ना, विसरण के माध्यम से, पोषण करना कि वो पोषण बिसर गया, रक्त ही नहीं है तो पोषण यानी खाना खाना बिसर गया, पोषण लेना बिसर गया। तो विसरण के माध्यम से, तो जब खाना खाना बिसर गया तो बाद में जाके लस्सी पी लिया, यानी पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। ठीक है, अब आ जाइए। यह शरीर की कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क, ये सब थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ये वैसे भी उतना इम्पोर्टेंट ना है। चलिए अब आ जाइए। एक मिनट, फ्लाइट मोड मारे हैं कि नहीं। चलिए चलिए आ जाइए। हम लोग इधर देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बोलेंगे याद कर लेने के लिए। देखिए, जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर पाया जाता है। देखिए, यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता तथा उन्हें नम बनाए रखता है। अब देख लीजिए, चोट से कौन बचाता है, कौन सा ऊतक शरीर को चोट से बचाता है तो यह ध्यान रखना, उपकला ऊतक। कहना अच्छा, उपकला यानी वो कला है, आप में कला है कि कोई आपको मान लेते ना पीट रहा है तो आप उस चोट को बचा सकते हैं। मान लेते कुंफू सीखने का कला है आप में, कुंफू सीखे थे, एकदम रोक लेते हैं। यानी खाने का मतलब है यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है। ठीक है, तथा उन्हें नम बनाए रखता है। ठीक, तो ध्यान में आपको रखना, चोट से कौन बचाता है, तो उपकला ऊतक। यह इंपॉर्टेंट था। अब याद रखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह संयोजी ऊतक जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जानिए गए कि सभी अंग ऊतक ऊतक को जोड़ने का काम कौन करता है साथियों, तो कहना तो संयोग करता है, माने संयोजी, माने जोड़ रहा है। संयोजी का मतलब क्या होता है, माने मिलाना, माने संयोज करना। तो संयोजी ऊतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ठीक है साथियों, अब आइए हम लोग देखते हैं तरल संयोजी ऊतक। जब भी कहते हैं ना संयोजी ऊतक, तो रक्त एवं लसिका, रक्त एवं लसिका तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त और लसिका, ये फालतू के क्या चीज़ सब आ जाता है बेचने में, दिमाग खराब कर देता है। चलिए, तरल संयोजी ऊतक, जब भी कहते हैं ना तरल संयोजी ऊतक, जैसे रक्त और लस्सी का ध्यान रखना कि अच्छा रक्त नहीं था ना तो लस्सी पी लिया था, रक्त नहीं था तो क्या पी लिया था, लस्सी। ठीक है साथियों, तो रक्त और लस्सी दोनों के बराबर मात्रा में ध्यान में रखिएगा कि वो रक्त और लस्सी दोनों समानता है, एक समानता है। यानी कहने का मतलब तरल संयोजी ऊतक कह देगा कि कौन है, तो रक्त और लस्सी का पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। संवहन तो ध्यान में आपको सिर्फ इतना रखना कि संयोजी ऊतक न रक्त एवं लसिका, रक्त और लसिका। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यह नहीं याद रखना है, मृत कोशिका को नष्ट करके मृत ऊतक एवं कोशिकाओं को पूर्ति करता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा मृत कोशिका को कौन नष्ट करता है। होता है कि न, मान लेते हैं कोई चीज़ माने मर गया, उसको आप पैसे फेंक दीजिएगा,
तो वातावरण के लिए खराब होता है। वैसे ही शरीर के जो कोशिका मर गया वैसे ही रह जाएगा, तो हमारे शरीर के लिए खराब ही होगा उसका उपयोग। इसलिए उसको ना क्या कहते हैं, माने जैसे कि वो मर गया था आपने वैसे ही रखा रहेगा शरीर में, तो खराबी करेगा हमारे शरीर के लिए। इसीलिए ना उसको नष्ट कौन करता था, संयोजी ऊतक नष्ट करता है। कौन करता है, संयोजी ऊतक। तो ध्यान में रखना है। कह देगा नाभि रज्जु, नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। जब भी कहेगा अच्छा नाभि रज्जु, नाभि रज्जु कहना क्या, अच्छा रज्जु, नाभि रज्जु। रज्जु नाम के कोई आदमी है ना, रज्जु नाम के कोई आदमी है जो पढ़ रहा है यानी प्रौढ़। रज्जु यानी पढ़ रहा है, तो रज्जु रज्जु नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्रौढ़। और तरल संयोजी ऊतक कौन है साथियों, तो रक्त और लस्सी का तरल संयोजी ऊतक है। प्रौढ़ संयोजी ऊतक है रज्जु, नाभि रज्जु। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है। देख लीजिए, प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संयोजित होता है। तो यह ध्यान में उतना आपको नहीं रखना है, थोड़ा मोड़ा एडिपोसाइट ध्यान में रख लीजिए कि प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित रहता है। कहा देगा कि वसा कहाँ संग्रहित रहता है, तो कहना कि वो एडिपोसाइट। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आ जाइए इधर, यह देखिए पेशी ऊतक, इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। यह ध्यान में रखना कि वो पेशी यानी संकुचनशील। यानी देखिए मान लेते हैं पेशी, मान लेते हैं अगर पूरा में पेशी होना पड़ता है तो उसको पहले खाना में कूचा जाता है, पहले बढ़िया से कूचा जाता है ना, तब ना पेश करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए। पेशी ऊतक मैंने संकुचन, कुछ दिया था, पेशी ऊतक को संकुचन ऊतक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शरीर के सभी पेशियों को यह मिलाता है, तो ये तो आपको याद नहीं रखना है। इधर आ जाइए, रेखित ऊतक के दीवारों पर पाया था, यह अनुसूची, यह आपको नहीं याद रखना है। रेखित, यह आपको नहीं याद रखना है। देखिए इसको थोड़ा यह देख लीजिए, क्या शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करता है, ये आपको नहीं ध्यान में रखना है। इसके द्वारा देख लीजिए, ये याद रखना है। प्राय इस यानी इन पेशियों को एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थि से जुड़ जाते हैं। कौन, रेखित। तो आप इसको भी आप नहीं याद रख सकते, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों। ठीक है, तो आ जाइए, अब आगे आइए, देख लीजिए हृदय पेशी। यह पेशियाँ केवल हृदय की दीवार, तो हृदय पेशी लगा रहेगा तो ये पूछेगा नहीं। ठीक है साथियों, देख लीजिए, ये आपको यहाँ आ जाइए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर अब आपको यहाँ मिलेगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, जब भी करेगा ना, अच्छा मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, तो कहिएगा वो मांसपेशी, यानी कहना मांस कै रुपये केजी मिल रहा है, तो कहना वो खस्सी का मीट मिल रहा है 639 रुपये केजी का, 639 रुपये केजी। तो ध्यान में रखना, अच्छा 6 और 3 9 माने 639, या आपको इस तरह से भी याद रखना है कि 6 और 3 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 9, तो 639 आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, जब भी कहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, तो कहना कि अच्छा ग्लूटियस मैक्सिमस। बड़ी का मतलब होता है मैक्सिमम, तो कहना कि अच्छा मैक्सिमस, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। कहना कि वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, यानी बहुत मांस खा लिया है, यानी कहने का मतलब मांस खाने पर थोड़ा ना डाइजेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो खाना कि क्या, कि वो इसको ग्लूकोज पियाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मांस खा लिया है, बड़का मांस खा लिया है, तो उससे हो जाएगा ग्लूकोज से हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी समझ लीजिए को बार का। तो बारा नहीं, मैक्सिमस कहाँ, कुल्हा की हड्डी होती है, कुल्हा की हड्डी होती है। ठीक है, कहाँ की होती है, कुल्हा की हड्डी। अब मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ कह रहा है स्टेपिडियस है। देख लीजिए, एगो स्टेपिज होता है जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ यहाँ कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा स्टेपिडियस। कहना कि स्टेपी माने एसपीडी न पढ़ते, एसपीडियस होता, टय को अगर आप हटा दीजिएगा तो एसपीडियस ना हो जाएगा, एसपीडियस। तो कहना कि वो स्टेपिडियस, सबसे छोटी स्टेपिडियस, यानी कम में पढ़ना रहता है, 15 से 20 नंबर एसपीडी में आप उठा लेते हैं करंट अफेयर का, तो कम में मैंने सबसे छोटा मांसपेशियाँ कौन है, स्टेपिडियस। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, तंत्रिका ऊतक, इसे चेतना ऊतक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, यानी इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं, तो ध्यान में कि इसे चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो कहना कि अच्छा
चेतना माने तंत्र मंत्र से आदमी की चेतना जग जाता है। तंत्र मंत्र से आदमी की चेतना जग जाता है। तंत्र मंत्र से आदमी का चेतना जगता है। ध्यान में रखना। अच्छा, चेतना जगा कौन? तंत्रिका ऊतक। तो चेतना जगेगा तंत्रिका ऊतक। ठीक है साथियों, जीवों का आंतरिक तंत्र ऊतक बनाते, ये आपको नहीं याद रखना है, ये याद नहीं रखना है। हाँ ठीक है, यह कौन कौन भागों में बांटा हुआ, ये आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए आगे। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। आप देख लीजिए, जन्म से पहले मानव शरीर में ना तंत्रिका विभाजन होता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन माने तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन जन्म के बाद कोशिका विभाजन तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है। किस भाग में नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में नहीं होता, यह ध्यान में रखिए। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में पूछेगा कि जन्म के बाद मानव के किस भाग में माने किस ऊतक में, या किस ऊतक पूछ देगा, किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जन्म के बाद मानव के न तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता, यह ध्यान में रखना है। अब आइए यहाँ से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब है, देख लीजिए। जब भी कहते हैं मानव रक्त माने ध्यान में रखना है, ह्यूमन ब्लड यानी ध्यान में रखना है, यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान में रखना। देख लीजिए, जब भी कहेगा रक्त, देख लीजिए आपको बोले थे ना, रक्त और लसिका दोनों तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है ना। तो यह बात आपको यहाँ भी दिया हुआ है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है साथियों? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान में रखना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अब देख लीजिए, 7% होता है, माने मानव रक्त कितना होता है? 7%। और रक्त का पीएच मान भी 7% होता है, यानी 7.4%। तो ध्यान में रखिए कि संपूर्ण शरीर में 7% होता है, तो रक्त का पीएच मान भी 7 होता है। कितना प्रतिशत होता है शरीर में? 7% होता है, तो इसका पीएच मान भी 7 से होता है, 7 से शुरू, 7.4। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रहे कि कोई किसी का भी पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो 7.4 7 से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, माने एक जवान मनुष्य में लगभग कितना? 5 से 6 लीटर क्या होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक, अब याद रखिए, महिला में पुरुष की तुलना में, देख लीजिए, महिला में पुरुष की तुलना में, देख लीजिए, महिला में पुरुष की तुलना में आधा लीटर रक्त जो होता है ना, आधा लीटर रक्त कम होता है। कितना होता है कम? आधा लीटर। तो ध्यान में रखिएगा, महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा संपूर्ण शरीर के 7% होता है। ठीक, यानी आपके शरीर में जितना है ना, सबसे माने 7%, जल तो 65 से 85% के आसपास होता है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। माने रक्त एक क्षारीय होता है, क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 से ज़्यादा है। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है, और वहीं महिला में आधा लीटर कम होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, मानव रक्त में मानव रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से घटने को, देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है सही में। देखिए, आ जाइए, इसको क्या ध्यान में रखना है कि मानव रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से घटने, माने समझ लो, अच्छा मानव न अब डीएम नहीं बन रहा है। ठीक है, क्यों? तो क्या बड़ा नेपोटिज्म चल रहा है, यानी हाइपोनेट्रीमिया, ध्यान में रखना कि वो हाई पढ़ाई हो रहा है। किस कैसा पढ़ाई हो रहा है? बहुत हार्ड पढ़ाई हो रहा है। तो हार्ड से हाई, ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया, यानी ध्यान में क्या रखना है? हाइपोनेट्रीमिया। तो क्या ध्यान में रखना है कि हाई पढ़ाई हो रहा है। पेन से भी हम ना अब 3 को पेन लिख रखे रहते हैं, फिर भी पेन खत्म हो जाता है। तो हाइपोनेट्रीमिया, यानी कहना पेन रखे क्या ट्री माने 3 गो, फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं, माने हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। सोडियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया। यानी कहना चाह पोटेशियम की कमी से देख लीजिए, ये हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया, ये हाइपोकैलीमिया, ध्यान में रखना। पोटेशियम के हो जाएगा हाइपोकैलीमिया, कैली। ठीक है साथियों, हाइपोकैलीमिया।
ध्यान में रखना है कि सोडियम की मात्रा कम हो जाएगा ना, यानी मानव रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगा तो हाई पेनोट्रीमिया हो जाएगा, और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगा तो हाइपो कैलीमिया हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया। यानी ध्यान में रखना है हाइपोकैलीमिया। देख लीजिए यहाँ हाई हाई पे तोड़ना है, हाई पे तोड़ना है। आप पेनो माने पोनो को हम लोग पेनो कहेंगे, पेनोट्रीमिया, ठीक है। यहाँ पोटेशियम की कमी से कहेंगे हाइपोकैलीमिया, कैलीमिया। तो ध्यान में रखना है कैली यानी पोटेशियम की कमी से ना, जब भी पोटेशियम की कमी हो जाएगा ना तो केला नहीं खाएंगे। तो हाइपोकैलीमिया में ज़्यादा केला नहीं खाएंगे तो हाइपोकैलीमिया, ठीक है। अब आ जाइए, पोटेशियम सोडियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अब आ जाइए देख लीजिए, पोटेशियम सोडियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ध्यान में रखना कि अच्छा, सोडियम के स्तर को नियंत्रित कौन करता था? पोटेशियम। सोडियम के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम। ध्यान में रखना है सोडियम के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो सोडियम के स्तर को नियंत्रित करता है कौन? पोटेशियम, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है साथियों। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है कौन? प्लाज्मा। अब मान लेते हैं जामा, यानी शर्ट को गांव में क्या कहता है? जामा। ये कहता है जामा पहन लो, ये जामा पहन लो, वो कलर का जामा पहन लो। तो समझ लीजिए तो जामा क्या सजीव है कि निर्जीव? तो निर्जीव है, तो वो अजीवित रहेगा। निर्जीव का मतलब अजीवित, नहीं जीने वाला, यानी कहना कि वो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है कौन? प्लाज्मा, ठीक है साथियों। रक्त का 7% भाग प्लाज्मा, इसका 9% भाग जल, ये सब आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। अब आ जाइए, यह आपको ध्यान रखना है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। यह ध्यान में आपको रखना है। यानी जो भोजन पच गया तो प से पच गया, प से पाचन, प से पचा, प से प्लाज्मा, प से पाचन, प से प्लाज्मा, प से पाचन, प से प्लाज्मा। यानी पचा हुआ चीज़ को प से माने एक ही जाति के आदमी ले जाएगा, पचा हुआ चीज़ को जामा ही ले जाएगा, पचा हुआ चीज़ को प्लाज्मा ही ले जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक। अब आ जाइए, यह इम्पोर्टेंट है। जब प्लाज्मा में से, यानी जो प्लाज्मा है उसमें से ना फाइब्रिनोजेन, यानी ध्यान में रखना चाह 5 गो बीड़ी निकाल देंगे। बीड़ी, अरे गाँव देहात में देखते हैं जो बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति रहता है वो बीड़ी पीती रहती है, महिला सब, और जो बूढ़े व्यक्ति माने जो वृद्ध व्यक्ति जो रहते हैं पुरुष, वो भी बीड़ी पीता है। तो ध्यान में क्या रखना कि अच्छा जामा में से क्या वो 5 गो बीड़ी निकालेगा, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल जाता है। तो शेष बच्चे प्लाज्मा को सेरम कहते हैं, सेरम। देख लीजिए, जब एक यह ध्यान रखिए कि कह देगा कि वो प्लाज्मा में से हम 5 गो बीड़ी निकाल के हम फेंक दिए। क्यों 5 गो बीड़ी निकाल के फेंके? क्योंकि हम बोले कि अब बीड़ी नहीं पियेंगे, वो रम पियेंगे। 100 रुपया में देगा, रम पियेंगे, 100 रुपया में देता है, रम पियेंगे। तो सेरम माने 100 रुपया में देगा रम, तो रम पियेंगे, बीड़ी नहीं पीना है। तो यानी कहना है कि वो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सेरम कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो आइए इधर आइए, देखिए रुधिराणु, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। देख लीजिए, रक्त का 40% भाग क्या होता है? रुधिराणु। तो 60% कौन हो जाएगा? प्लाज्मा। रक्त का 60% भाग कौन होता है? प्लाज्मा। तो 40% कौन हो जाएगा? रुधिराणु, ठीक है। रुधिर ये रक्त के ही रुधिराणु भाग है, रक्त का ही भाग होता है। 2 गो भाग, यानी रक्त के 2 गो बेटा, एगो प्लाज्मा एगो रुधिराणु। तो बड़ा बेटा प्लाज्मा जिसमें 60% रहता है प्लाज्मा, और छोटा बेटा कौन है? रुधिराणु, जो 40% रहता है, ठीक है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया, यही रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। यानी एगो लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, एगो श्वेत रक्त कण जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, एगो रक्त बिंबाणु कहते हैं। और रुधिराणु के बेटा यानी ये सब है ना, आप देख लीजिए, ये लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, ये रक्त बिंबाणु, यह रक्त का पोता हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा तो उसका हो गया प्लाज्मा रुधिराणु, तो उसके बाद ही बेटा ना हुआ, रुधिराणु के बेटा हो गया रक्त बिंबाणु, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग मिलकर देखते हैं।
देखिए जब भी आपको कह दे लाल रक्तकण यानी आरबीसी जब भी कह देना कि स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता। उभयावतल का मतलब क्या हुआ कि कहना अच्छा स्तनधारी के जो लाल रक्तकण है ना, स्तनधारी के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं। ठीक है साथियों, उभयावतल होते हैं यानी उसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारी की बात कर रहे हैं जो कि हम पीछे आपको बताएं भी, तो ध्यान में रखिएगा कि लेकिन अपवाद भी हम आपको बताए तो ऊंट और लामा इसके केंद्रक, इसमें के लाल रक्तकण में केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट और लामा, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, माने लाल रक्तकण में ऊंट और लामा के लाल रक्तकण में केंद्रक पाया जाता है। यह अपवाद में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण, अब देख लीजिए लाल रक्तकण का निर्माण ना अस्थि मज्जा में होता है। देख लीजिए जब भी कह दे ना कि वो लाल रक्तकण अस्थि में होता है, जो हड्डी है ना हड्डी में होगा तो अस्थि मज्जा का मतलब हड्डी नहीं हुआ, लेकिन अस्थि से आपको ध्यान रखना है, वो अस्थि से अस्थि मज्जा। तो ध्यान में रखना है कि वो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता था, आरबीसी का निर्माण ना कहना वो लाल रक्तकण कहना वो हड्डी में तो होता है, यानी अस्थि से अस्थि मज्जा। ठीक है, प्रोटीन, आयरन, विटामिन 12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो यह आपको ध्यान में उतना नहीं रखना, आरबीसी में आयरन उरन तक निर्माण में हुए करता है इम्पोर्टेंट, लेकिन कहना कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। आप देख लीजिए लाल रक्तकण का निर्माण तो इस अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब वो भ्रूण अवस्था में होगा ना, जब वो भ्रूण अवस्था में रहता है तब लाल रक्तकण का निर्माण क्या होता है साथियों, तब यकृत और प्लीहा में होता है, अस्थि मज्जा में नहीं होता है। तब यकृत और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत और कहाँ होता है साथियों, यकृत और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, कहना कि वो भ्रूण अवस्था में ये यकृत और यह प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक है साथियों, इसका जीवन काल 20 से 20 दिन न हो के 20 से 120 दिन होता है, यानी कहना कि वो 20 दिन होता है, फिर कहना 20 से 20 दिन तक ना 20 तो बराबर है, कुछ छूट रहा है माने एक छूट रहा है तो एक लगा देना है, यानी इसका लाल रक्तकण 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, हवा देंगे। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। देख लीजिए अब वैसे तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में जहाँ इसका निर्माण होगा ना इसका मृत्यु वहीं होगा। तो भ्रूण अवस्था में कहाँ, यकृत और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है, तो इसका मृत्यु भी जहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया तो मृत्यु भी पृथ्वी पर होगा। तो यकृत और प्लीहा में जन्म लिया तो यकृत और प्लीहा में इसका मृत्यु होगा। ठीक है, इसमें होमोग्लोबिन होता है। अब देख लीजिए यह इम्पोर्टेंट बात सब, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो हाँ एकदम होता है। इसमें हीम नामक रंजक होता है, माने हीम नामक रंजन होता है, रंजक इसके कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। देख लीजिए हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन ह से हीमो देख लीजिए हीमो तो हीमोग्लोबिन में हीमो से याद रखिए, हीमो लिखने से पहले हीम लिखना होगा ना, तो यही हीम के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। ठीक है, अब आ जाइए ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करने की क्षमता रखता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संयोग करने की क्षमता कौन रखता है, तो ग्लोबिन। तो यानी हीमोग्लोबिन में से तो हीमो तो हो गया, हीमो के बाद हीमो तो लाल रंजक है, और ठीक है उसके बाद ये ना ग्लोबिन में हो जाएगा। ग्लोबिन यह जो ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ऑक्सीजन के लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है मानव के द्वारा। ठीक है, तो वहीं के संयोजन करने का काम कौन करता है, ग्लोबिन करता है। अब आ जाइए हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। अब देख लीजिए कहना अच्छा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक, तो कह रहा है लोहा थोड़ी टीन पाया जाता है, टीन जो व्हाइट वाला टीन ना होता था, टीन पाया जाता है, लोहा नहीं टीन। तो क्या हो जाएगा हीमैटिन कह देना वो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक, देखा ना वो लौह को हम लोग क्या कह देंगे, टीन कह देंगे, तो हीमैटिन होता है। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। देख लीजिए आरबीसी का मेन कारण क्या है, मेन मुख्य कारण क्या है, यह पूछता है क्वेश्चन। तो आरबीसी का मुख्य कार्य है कि शरीर के हर कोशिका में
ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यानी आरबीसी का मेन काम क्या है? आरबीसी का मेन काम है कि जितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप पहुंचा दीजिए, और फिर ऑक्सीजन पहुंचा दिए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर आप निकाल दीजिए। तो ये आरबीसी का काम होता है। ठीक, अब आ जाइए, यह पूछा हुआ प्रश्न सब है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। कौन? एनीमिया रोग हो जाता है। ध्यान में रखना, क्यों? हीमोग्लोबिन की जो ना की मात्रा कम होने पर, जब भी ध्यान में रखना है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर, कम यानी रक्त है ना, रक्त छिटा गया, यानी रक्त आप मान लेते हैं रक्त ले जा रहे हैं तो आपका रक्त गिर जाता था ना, कहता रक्त छिटा गया, नहीं कहता रक्त गिर गया, रक्त छिटा गया यानी ना कहता कि रक्त के यार तुम जियान कर दो तो छिटा गया। तो रक्त छीनता, जब ये कम होगा तो रक्त छीनता, छिटा गया तो रक्त छीनता, जिससे रक्त छीनता को ही हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। अगर सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर सोते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, यह इम्पोर्टेंट है कि सोते समय ना आरबीसी कितना प्रतिशत कम हो जाता है? तो सोते समय आरबीसी 5% साथियों कम हो जाता है। कितना? 5%। लेकिन जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है, जो 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है ना, तो उसमें आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी का 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या ना हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। देख लीजिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो साइटोमीटर से मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर, ठीक, साइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से ध्यान में रखना है, साइटोमीटर। कहने का मतलब है ना कि हीमोग्लोबिन को ना साई भगवान को अपना मीटर से मापते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए, थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। अब देख लीजिए, जब भी कह देगा कि वो थैलीसीमिया रोग हो गया तो थैली में तुम सीम रखा हुआ है, थैली में सीम रखा है तो लाल रक्त को तुम थैली में कैसे रखेगा? नहीं रखाएगा था लाल रक्त को सीम वाला पॉकेट में। यानी ध्यान रखना है, थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं होते हैं, नहीं बनते हैं। और थैलीसीमिया रोग में ध्यान रखना, वो थैली में सीम रख ले, वही थैली में कह रहा है रक्त रखने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ध्यान रखना कि वो थैली में सीम रखे हैं ना, तो रक्त नहीं बनेगा, तो लाल रुधिराणु नहीं बनता है। कौन रुधिराणु? लाल रक्त, कोई सफ़ेद रक्त का बात नहीं यहाँ चल रहा है, लाल रक्त, लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। ठीक, श्वेत रक्तकण, बहुत इंपॉर्टेंट है श्वेत रक्तकण। देख लीजिए, आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। जब भी कह देगा श्वेत रक्तकण ना आकार और रचना में किसके समान होता है? तो कहना अच्छा श्वेत रंग के बात चला, तो श्वेत रंग लाल क्या कहते हैं? श्वेत रक्त न रक्त आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। किसके समान होता है साथियों? तो यह अमीबा के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? अमीबा के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? तो अमीबा के आकार का होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक रहता है, लाल में नहीं रहता है लेकिन इसमें रहता है। इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है, उसका भी अस्थिमज्जा में हुआ था, लेकिन वह भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में होता था। तो इसलिए यकृत और प्लीहा में होता है तो मरता भी यकृत और प्लीहा में ही है। ठीक है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब है इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा, जहाँ पे लाल अस्थिमज्जा का हुआ था तो इसका भी हो गया। और देख लीजिए, यकृत प्लीहा में ऊपर भी हुआ था तो यहाँ भी यकृत और प्लीहा में हुआ था। कभी कभी होता है थोड़ा कभी कभी ना लिम्फ नोड में भी हो जाता है, लिम्फ नोड में, यानी कहना कि अच्छा लिम्फ नोड, यानी ध्यान में रखना कि वो लिम्फ नोड का बात हो रहा है, लिम्फ नोड का बात हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि लिम्फ नोड में भी कभी कभी इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल 20 और 20 था, लेकिन ये करिए तो 20 से 120 दिन था। इसका कहना है कि अच्छा जब हम 20 लिखने जा रहे थे ना 20, तो यहाँ 20, तो हम इसको नहीं लिखे, यानी दो और फिर दोनों को जोड़ दिए 4, मैंने 2 से 4 दिन तक होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। देख लीजिए, इसका प्लीहा में, लाल का प्लीहा में और यकृत में हुआ था,
श्वेत का ना मृत्यु रक्त में ही हो जाता है, रक्त में ही हो जाता है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना रहता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना रहता है। किसका मुख्य कार्य है? तो लाल रक्तकण का, सॉरी श्वेत रक्तकण का, WBC का, ठीक है। आप आ जाइए, देखिए लिम्फोसाइट, ये एक प्रकार के श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग समझिए कि वो लिम्फोसाइट जो ना, कि लिम्फ नोड में उसका ये होता है, क्या होता है, लिम्फ नोड में इसका जन्म होता है, तो लिम्फोसाइट भी कहेंगे कि वो लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती हैं। जब भी कहते हैं ना शरीर प्रतिरक्षात्मक का मुख्य कोशिका, तो लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, जिसमें यह सब आपको याद नहीं रखना है। टी कोशिका होती है, दोनों कोशिका भ्रूणीय अवस्था में, यकृत में और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में बनता है। तो देख लीजिए, यह उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक। यह सब आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना है। टी कोशिका हेमोटोपोएटिक स्टेम होमोटोपोएटिक स्टेम कोशिका से पैदा होती है। ध्यान में रखना है कि वो सीधे ध्यान में रखना होता है। टी कोशिका माने हेमो 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 हेमो, यानी हेमो से हो जाएगा हेमेटोपो, यानी कहता ना, अच्छा हेमा मालिनी टोपी पहन ले, तो टी से टोपी पहन ले, तो हेमोटोपोएटिक, यानी कहना कि अच्छा टोपी में 8 रुपया में खरीदे हैं, टोपोएटिक। इस तरह से थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। जो अस्थिमज्जा में पाई जाती है, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, यह सबको थोड़ा मोड़ा आपको इस तरह से तनका मनका आपको देख लेना है, इसको देख के अब आ जाइए, इधर आइए। WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। ये ध्यान में रखना है कि WBC के सबसे अधिक भाग माने 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स, यानी कहना अच्छा न्यू, यानी कहते हैं इनको न्यू फिल्म का बना होता है। क्या कहते हैं, WBC का सबसे अधिक भाग नया फिल्म का बना था, तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु एवं जीवाणुओं का भक्षण करता है, तो यह आपको ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है क्या, कि WBC का सबसे अधिक भाग में न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है साथियों, तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है साथियों। चलिए अब आइए रक्त बीमारी। ये हम लोग रक्त के बेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, माने प्लाज्मा और क्या कहते हैं रुधिराणु होता है 2 गो बेटा, ओकरा बाद एकर जो पोता सब है ना, तो श्वेत और लाल इसका पोता था, उससे पढ़ लिए। लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण। अब रक्त बिंबाणु है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है, देख लीजिए। यह सिर्फ मनुष्य और रक्त माने स्तनधारियों के ही, जो स्तनधारी होता है ना, उसी के में पाया जाता है। कौन? रक्त बिंबाणु स्तनधारी में, मनुष्य और स्तनधारी में ही पाया जाता है सिर्फ यह। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, देख लीजिए। जैसे लाल में केंद्रक नहीं पाया था, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया था। लगभग इन लाल के ही बराबर होता है लगभग। ये देखिए, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता था, लाल का हो रहा था अस्थिमज्जा में। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, देख लीजिए। 2 से 4 दिन किसका था? श्वेत का। तो 2 के बाद ये क्या है, इक्यामा स्थान का पोता है, तीसरा स्थान का पोता है, तो 3 से 5 यानी दूसरा था, तो 2 से 4 तो हो ही गया श्वेत रक्तकण में, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, रक्त विमाणु तीसरा था, 3 से 5। इसकी मृत्यु पलीहा में हो जाती है, देख लीजिए। इसका यकृत और पलीहा रहता है ना, तो लास्ट वाला है कहना कि वो ई ना, या पलीहा में इसका मृत्यु होता है। श्वेत का तो रक्त में ही हो जाता है, और शुरू का क्या लाल रक्तकण के क्या में हुआ था, तो पलीहा और यकृत और पलीहा में हुआ था। लेकिन यहाँ यकृत नहीं, पलीहा में सिर्फ होगा। जन्म अस्थिमज्जा में होगा, मृत्यु पलीहा में होगा। अब देख लीजिए, इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना, देख लीजिए। रक्त के थक्का बनने में मदद करना किसका मुख्य कारण है? कार्य था करना कि वो मान लेते कहीं कट उठ गया, तो अगर इसका ई कार्य नहीं करेगा रक्त बिंबाणु, तो ब्लड पूरा गिर जाएगा ना, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो यही रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है? रक्त बिंबाणु करता है साथियों। तो ध्यान में रखना है,
इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त के थक्का बनने में मदद करना। ठीक, चलिए, श्वेत रक्तकण का जो मुख्य कार्य था वह क्या था? तो उसका मुख्य कार्य था ना कि जो संक्रमण को ना, संक्रमण से शरीर को बचाना। और लाल रक्तकण का क्या था साथियों? तो वो संचित जो भोजन या जो ऊतक होता है ना, उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। तो इस सब मुख्य कार्य याद रखना है। अब देखिए, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना ही है कि वो डेंगू हो जाएगा ना, तो प्लेट में कुछ रख के खाने का नहीं मन करेगा, तो प्लेटलेस हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, ये रक्त कार्य है ना, रक्त कार्य आपको थोड़ा मोड़ा देख लेना, रक्त का कार्य थोड़ा मोड़ा, इसको उतना ध्यान में नहीं रखना, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लीजिए खाली। शरीर में ताप को नियंत्रित तथा शरीर के रोगों से रक्षा करना किसका? रक्त का काम है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, रक्त का थक्का बनना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन संवहन करना, ये रक्त का ही काम है। ठीक है, अब आ जाइए, लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना। ये माने होता है ना, अंग में सहयोग स्थापित करना, फेविक्विक के कार्य करता है। ठीक, अब देख लीजिए, यह रक्त थक्का बनना, ये आपका भी नहीं रखना। ठीक, इसको याद रखना ही नहीं। खड़ा होइए, यहाँ देख लीजिए, तो रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत के विटामिन के की सहायता से होती है। यकृत में विटामिन के की सहायता से, आप देख लीजिए, इसको आपको याद रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुधिर प्लाज्मा के, अब देख लीजिए, रुधिर माने रक्त के ना, रुधिर प्लाज्मा के जो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। देख लीजिए, ध्यान में रखना चाह, प्रोथ्रो प फ ब के बाद क्या होता है? प फ ब से पहले क्या होता है? त थ द द, त प और उसके ऊपर वाला थ, माने त में के थ है, थ लिए हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान रखना अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन, यानी या समझ लीजिए अच्छा, प्रो है, प्रो तो उस पर थ्रो फेंका गया, तो कहना क्या? अच्छा, प नाम के कोई आदमी ना थ्रो फेंक रहा है, प नाम के कोई आदमी क्या कर रहा है? थ्रो फेंक रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन, यानी प्लाज्मा से जो 5 गो ना निकल गया था, तो उसको सीरम कहते थे। तो वहीं प्रोथ्रोम्बिन और क्या हो जाता है? फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में क्या होता है? कहाँ होता है साथियों? यकृत में कहाँ होगा? यकृत में होगा विटामिन के की सहायता से। ठीक है, यकृत में विटामिन के की सहायता से होगा। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। जब भी कहेगा विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, देख लीजिए, यह जो है ना, यह विटामिन के जो है ना, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होगा, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। 2 कितना मिनट में? लगभग समझिए, लेकिन ना 5 मिनट में बन जाता है, तो 2 से 5 मिनट में बन जाता है। अब देख लीजिए, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, माने रक्त का थक्का जो बनता है ना, उसमें सहायक होता है कौन? विटामिन के। और देख लीजिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण जो है ना, यकृत में विटामिन के के सहयोग से ही होता है, विटामिन के सहयोग से होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो कहना कि वो रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन, देख लीजिए, विटामिन तक के है, लेकिन प्रोटीन कह देगा तो फाइब्रिनोजेन है। कौन? फाइब्रिनोजेन है। कौन? जब भी कहेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन कहना कि वो 5 गो प्रोटीन, माने फाइब्रिनोजेन, विटामिन कह देगा ना, तो विटामिन के। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, इसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ जाइए, इसको हम लोग समझ के याद करेंगे। जब भी कहेगा मनुष्य के रक्त वर्ग जो है ना, रक्त समूह की खोज कौन किया है? माने ब्लड ग्रुप ना होता है, ब्लड ग्रुप नहीं मान लेते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं या कोई चीज़ माने फॉर्म में दरोगा का भरते हैं, तो थोड़ा क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप सब मांगने लगता है। तो वहीं ब्लड ग्रुप जब भी कहते ब्लड ग्रुप, तो कहना कि वो ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया है? तो लैंड स्टीनर किया है। क्या कहते हैं, कौन किया? लैंड स्टीनर। तो कहना वो नर नाम के आदमी, नर माने महिला नहीं, नर मादा नहीं, नर ही किया। कौन किया? तो लैंड, मान लेते एगो लैंड ना होता है, एगो लैंड कहने का मतलब होता है कि कोई क्षेत्र को ना कहता है कि मेरा लैंड है, यह क्षेत्र मेरा लैंड है, माने कहने का मतलब है कि कोई क्षेत्र होता है ना, उसको लैंड कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि ई नर जो है ना, कहा कि ई लैंड स्टीनर है, लैंड स्टीनर। तो ध्यान में रखना है कि लैंड स्टीनर जो था ना,
मान लेते कोई जगह पर कोई लैंड है, वही लैंड पे अपना कोई जो होता है ना कैंप बनाया, कैंप बनाया, वही कैंप में ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंड स्टीनर। कब? 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में। 30 साल के बाद उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके लिए इसे 1930 में देखिए खोज किया 1900 में, लेकिन 1930 ईस्वी में इसको लैंड स्टीनर को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया? 1930 में लैंड स्टीनर को दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए, इसको हम समझाएंगे। ठीक, और समझ के इसको याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, नहीं तो रट्टा मारिएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कहने का मतलब, इधर आ जाइए, मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण जो है ना, मनुष्य में रक्त का होता है ना कि अलग अलग ग्रुप सब होता है, उसका मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। आप देख लीजिए, ध्यान रखना है कि वो एंटीजने को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कहना अच्छा एंटी, इससे एंटी है तो यो लाइक कर दिए, यानी होता है ना कि मान लेते हैं किसी से आपका एंटी है, फिर भी उसका वीडियो को आप लाइक कर दिए, तो कहना वो एंटीजन, तो कहना वो लाइकोजेन, लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ध्यान में रखना है, लाइक कर दिया, लाइक से लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कहना मनुष्य के रक्त के भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली जो ना लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी एंटीजन है। यानी मनुष्य में अलग अलग जो रक्त है ना, कौन कौन रक्त है, ब्लड ग्रुप अलग अलग है, उसके बारे में कहा जा रहा है ना कि वह लाल रक्त कण में पाए जाने वाला जो एंटीजन है ना, यानी ग्लाइकोप्रोटीन, वही मुख्य जिम्मेदार है कि मनुष्य का रक्त अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए, एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए, एंटीजन बी दो प्रकार का होता है। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। यानी मनुष्य में ना 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होता है। कितना प्रकार के? माने ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें देख लीजिए, तो इधर आ जाइए, जिसमें एंटीजन ए होता है तो रुधिर वर्ग ए रहेगा, एंटीजन बी में रुधिर वर्ग बी रहेगा, जिसमें एंटीजन ए बी है तो रुधिर वर्ग ए बी रहेगा, जिसमें एंटीजन नहीं है उसमें रुधिर वर्ग ओ रहेगा। यह आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है कि वो ए है तो ए है, बी है तो बी है, ए बी है तो ए बी है। अगर जिसमें कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो ये जीरो है, माने ओ है, यानी ओ को हम लोग जीरो कह सकते हैं कि कुछ है ये नहीं है तो जीरो है। क्या एंटीजन कह रहा है साथियों? ठीक है, और एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर है, तो हम आपको बताते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में भी। देख लीजिए, जल्दी कर दे, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीजन और एंटीबॉडी का वितरण, माने एंटीबॉडी और एंटीजन का वितरण इसमें है। तो देख लीजिए, रुधिर वर्ग और एंटीजन और एंटीबॉडी, और इतना ध्यान में रखिए कि एक ही एंटीजन और एक ही जो है ना, क्या कहते हैं, एंटीजन और एक ही एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहेगा साथियों, यह ध्यान में रखना है। एक ही एंटीजन और एक ही एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहेगा, एक ही एंटीजन और एक ही एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? एक ही एंटीजन और एक ही एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, रुधिर वर्ग ए बी और ओ, यह 4 है। ठीक है, तो ए में तो एंटीजन ए पाया जाएगा, तो जब ए में एंटीजन ए पाएगा तो एंटीबॉडी ए नहीं, एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, यानी ए नहीं बी पाया जाएगा, बी में केवल बी पाया जाएगा। तो जब इसमें बी में बी पाया जाएगा, एंटीजन बी, तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। जब ए बी में ए बी दोनों रहेगा, तो इसमें दोनों है ना, तो इसमें कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्या कि इसमें दोनों है, तो यानी दोनों में से कोई नहीं रहेगा। यानी समझ लीजिए ना, एंटीजन और एंटीबॉडी में दुश्मनी है, एंटीजन और एंटीबॉडी में दुश्मनी है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। और जहाँ कोई नहीं रहेगा वहाँ फिर ये भी दोनों आके रहने लगेगा, दोनों एंटीबॉडी। ठीक है साथियों, तो इसको इस तरह से ध्यान रखना, और आगे और भी हम आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। देख लीजिए, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यानी देखिए, एंटीजन की अनुपस्थिति में, माने एंटीजन नहीं रहेगा, यानी अनुपस्थित का मतलब नहीं रहना। जब एंटीजन न रहेगा तो एंटीबॉडी रहेगा, और जब एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो एंटीजन रहेगा साथियों। ठीक है, एंटीबॉडी ए और बी के बारे में यही कह रहा था, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब इधर आइए, अब आपको ध्यान में रखना है। अब रक्त आधार देख लीजिए, अब आपको आइए, यह हम आपको
बता रहे हैं कि आपको क्यों दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, यह हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। जब भी कह देगा एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए जो है ना, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाता है, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त अभिश्लेषण कहते हैं, रक्त अभिश्लेषण कहते हैं, ठीक है साथियों। यानी जब भी आप एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी, ये दोनों को एक साथ रखिएगा ना, तो ये अधिक चिपचिपा हो जाएगा, सटिए जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये जब ये खत्म हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिश्लेषण। यानी कहना कि वो अब विश्लेषण करने की ज़रूरत है, दोनों को एक साथ नहीं रखना है, तो अब विश्लेषण करने की ज़रूरत है, तो इसको अभिश्लेषण कहते हैं, अभिश्लेषण कहते हैं, ठीक है साथियों। अतः रक्त आधान में एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो। यानी रक्त आधान का मतलब होता है माने अरे ब्लड चढ़ाना या ब्लड निकालना, इस टाइप का ना होता है। माने ब्लड चढ़ाना, माने कोई व्यक्ति को ब्लड चढ़ा रहे हैं आप, तो यानी इस बात को ध्यान रखना कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है साथियों। तो यही बात कर रहा है, अगर दोनों एक ही हो गया तो अभिश्लेषण हो जाएगा। अभिश्लेषण का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। रक्त समूह ओ जो है ना, ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अब देख लीजिए इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है। देखिए ओ यानी ओ को सर्वदाता कहने, ओ का मतलब क्या है, वर्ल्ड है यानी पृथ्वी है, तो इसमें सब आदमी रहेगा, तो पृथ्वी सब आदमी को एक ही समान मानता है ना। अरे धरती माता सब पूरे सबको एक ही समान मानता है ना, तो कहेगा कि वो जो है ना एक ही समान सबको मानता है और इस सबको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता होता है, ठीक है साथियों, ये सबको दे सकता है। इसमें एंटीजन नहीं होता, माने कहना कि किसी से एंटी उंटी नहीं करता है। कौन? अरे पृथ्वी किससे एंटी करेगा, किसी से नहीं करेगा, यानी एंटीजन नहीं होता है। लेकिन वही इसके विपरीत ए बी जो है ना, सर्वग्राही तो माने सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, ठीक है साथियों। देगा खाली ए बी ए वाला को, लेकिन ले सकता है सबसे, तो इससे सब ग्राहता माने ग्राहता, सर्वग्राहता माने सबसे ग्रहण करने वाला कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक। आर एच फैक्टर का जो ना, आर एच फैक्टर देखिए 1930 में तो नोबेल पुरस्कार मिल गया लैंडस्टीनर को। फिर ये बोला कि 1940 में ना कुछ खोजेंगे, तो 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। देख लीजिए, या 1900 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप खोजा, तो इसको ना 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर ये चस्का लग गया कि रुको, फिर कोई हम ब्लड ग्रुप खोजते हैं, ठीक है, एक अलग ब्लड ग्रुप खोजते हैं, जिससे होगा क्या ना कि हमको फिर कहीं नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। तो ये 1940 में फिर खोजना शुरू कर देता है। ताइए इसमें क्या कहते हैं, कौन तत्व, आर एच तत्व, ठीक है। रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगा, जिसमें रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगा। कहना क्यों अच्छा रिसस, तो कहना वो अच्छा रिसस कहना कि रिसस बंदर में, इन्होंने रिसस बंदर में कहना क्यों, रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगा, इसलिए इसे आर एच फैक्टर कहते हैं। माने रिसस में तो आर एच कहना है, रिसस में इसलिए ना आर एच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त आर एच सहित कहलाता है, और जिनमें नहीं पाया तो वो आर एच रहित कहते हैं। तो ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है ना, ये आर एच फैक्टर ना रिसस बंदर में खोजा है, ठीक है। अब इस आर एच के बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। रक्त आदान के समय आर एच फैक्टर की जांच की जाती है, एकदम जांच की जाती है। अगर आर एच प्लस को आर एच प्लस का रक्त एवं आर एच माइनस को आर एच माइनस का रक्त ही दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है क्या, माने आर एच प्लस वाले को आर एच प्लस का रक्त और आर एच माइनस को आर एच माइनस का रक्त ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आर एच रक्त वर्ग का रक्त आर एच माइनस रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा में होने के कारण कोई भी माने प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बार इसका रक्त आदान किया जाता है तो अविश्लेषण के कारण आर एच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप देख लीजिए, आप लोग नहीं समझे होइएगा तो हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब भी कहता है ना कि माने आर एच फैक्टर नाम के भी रक्त समूह मिला, तो देख लीजिए आर एच प्लस है ना, तो आर एच प्लस वाला का मान लेते हैं। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को आर एच प्लस रक्त आप दे रहे हैं
तो यह जांच लीजिए कि वह व्यक्ति RH प्लस ही वाला है या RH माइनस वाला दे रहा है तो RH माइनस से वाला जांच लीजिए। ये नहीं कि मान लेते RH प्लस वाला का RH माइनस, RH माइनस वाला का RH प्लस वाला डालिएगा ना तो वो अविश्लेषण हो जाएगा, रक्त नष्ट हो जाएगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसीलिए उसको ध्यान रखना पड़ता है। यानी दोनों एक ही प्रकार के, किसका कौन मर जाएगा? जिस व्यक्ति को आप चढ़ा रहे हैं ना RH माइनस, मान लेते आज आप RH प्लस RH माइनस को दे रहे हैं तो RH माइनस मर जाएगा, माने जो ब्लड लेगा ना वह मर जाएगा। तो ध्यान में रखिए, अगर RH प्लस वाला भी लेगा RH माइनस से तो RH प्लस वाला मर जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यह हो गया एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस इसको देख लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि यदि पिता का रक्त RH प्लस और माता का RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु का जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब मान लेते हैं अगर पिता का रक्त RH प्लस होता है और माता के RH माइनस होता है तो अगर दोनों का रक्त, एक का RH प्लस पिता का माता का RH माइनस होता है तो जब भी उस दोनों के से जो संतान जन्म लेगा उस संतान में क्या होगा ना कि उस संतान तुरंत मर जाएगा। तुरंत मर जाएगा। ऐसा कब? जब यह प्रथम संतान के बाद के संतान में, पहला संतान तो जन्म लेगा तो वो बच जाएगा, लेकिन दूसरा तीसरा संतान के बाद ना सब माने जब भी ऐसा होगा तो संतान का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान में थोड़ा मोड़ा आपको रखने वाला, समझने वाला बात है। मेन ध्यान में रखने वाला यहाँ आ जाइए। मेन ध्यान में रखने वाला कहाँ कौन चीज़ है साथियों? यह, तो यह है आपको मेन ध्यान में रखने वाला चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, जब भी करेगा माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। यह देख लीजिए, माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह और बच्चों में असंभावित रक्त समूह। अब देख लीजिए, इसको हम लोग को, आपको रट्टा मारिएगा तो याद तो हो नहीं पाएगा। आपको इसको कंसेप्ट से याद करना है जो कि हम आपको करवा रहे हैं। आ जाइए, देखिए, जब भी कह दें यानी माता पिता का रक्त समूह, देख लीजिए माता पिता, तब मान लेते हैं माता का भी वो है और पिता का भी वो है, तो माने माता का भी वो है तो पिता का भी वो है। तब देखिए, आपको पहले रक्त समूह का वो होता है, आपको बोले थे ना एगो ए होता है, एगो ए होता है, तो एगो ए हुआ, एगो क्या होता है बी हुआ। ठीक है, एगो बी हुआ, एगो क्या होता है ए बी, एगो ए बी होता है ना, एगो ए बी होता है, एगो क्या होता है, एगो ओ होता है, ओ होता है। तो ध्यान में रखना है कि मान लेते किसी में ए है ना तो उसमें खाली ए है तो ए और ए, यानी ए है तो बी और ए बी और वो नहीं रहेगा। अगर किसी में ए बी दोनों है तो ई, जब ई दोनों जो है तो ई दोनों नहीं रहेगा। अगर ई दोनों है तो ई दोनों नहीं रहेगा। माने कहने का मतलब जो है ना तो उसके अलावा जो चार गो है तो जो अगर है उसके अलावा जो नहीं है उसको नहीं वाला में रखेंगे। यानी इधर आ जाए, कहने का मतलब हम दिखाते हैं आपको। देख लीजिए, जब भी माता का ओ पिता का ओ तो बच्चा में भी ओ ही, माने माँ के ओ तो माँ के ओ पिता के ओ रक्त समूह रहेगा तो माँ में भी ओए रक्त समूह रहेगा। ठीक है, माँ में भी ओए रक्त समूह रहेगा, यह ध्यान में रखना है। तो जब माँ में ओ रक्त समूह, बच्चा में ये बच्चों में संभावित रक्त समूह, तो जो बच्चा होगा ना उसमें ओए होगा। तो जब बच्चा में ओ एगो है तो बच गया अभी कौन, तीन गो, तो तीनों नहीं होगा, तो यानी तीनों इसमें नहीं होगा। मान लेते ए बी और ए बी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान में आपको यहाँ से रखना है, सिर्फ यहाँ रखना है कि कौन रहता है कौन रहेगा से आपको सिर्फ ध्यान में रखना। ठीक है, जो नहीं रहेगा वो अपना इसमें हो जाएगा, जो जो रहेगा वो इसमें माने रहेगा, बच्चा में नहीं रहेगा सो नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब आपको सिर्फ जो रहता है ना उसको आपको ध्यान में रख लेना है। वो ध्यान में रखेगा, उसके बाद जो ना रहेगा वो तो आपको ध्यान में हो ही जाएगा। अब आ जाइए, कहने का मतलब अब ओ वाला ओ से हो जाएगा। अब देखिए ओ और ए है तो कहना कि वो माता में ओ पिता में ए, तो कहना वो जब माता में ओ है और पिता में ए है तो ध्यान में रखिएगा, जो क्या कहते ओ वाला में है ना, ओ वाला में जो जो लगभग रहता है ना लगभग वहीं बराबर होता है। यानी कहने का मतलब माता में ओ है पिता में ए है तो बच्चा में भी ओ होगा, अब ए होगा, माने ओ होगा और ए होगा। देख लीजिए अलग अलग है ओ और ए, तो ओ और ए होगा, फिर ओ वाला है। तो जब माता में ओ अब पिता में बी, माता में ओ पिता में बी तो क्या हो जाएगा, तो कहना कि ओ, तो फिर ही हो जाएगा ओ यहाँ उतार दीजिए और फिर बी यहाँ उतार दीजिए, हो जाएगा ओ बी। अब देख लीजिए
जब कहे ना माता में ओ और पिता में ए बी, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो ओ और ए बी, तो माता बच्चा में भी ओ और ए बी रहना चाहिए, लेकिन नहीं, यह दोनों नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। इसमें आपको क्या हो जाएगा कि वो कहेगा कि ओ और ए बी, तो कहना कि अच्छा कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों ए बी क्यों ना हम लोग आधा आधा बांट देंगे, माने एगो ए हो जाएगा एगो बी हो जाएगा। देख लीजिए ए और बी अलग होता है, फिर ए बी अलग होता है, फिर ओ अलग होता है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहना कि वो माने ओ जीरो वाला में ना, तो कहना कि अच्छा जीरो और माने ओ और ए बी रहेगा, तो इसमें हो जाएगा कौन, कहना कि कुछ नहीं करना, ये दोनों ए बी है ना, ये ओ वाला में ये दोनों ए बी है, तो इसको ना आप सीधे यहाँ पे उतार दीजिए ए और बी। देख लीजिए ओ जहाँ रहेगा ना, तो ओ सेम के सेम वही उतर जाएगा, ओ जहाँ रहेगा सेम के सेम वही उतर जाएगा, लेकिन सिर्फ ओ और ए बी में खाली ए और बी उतरेगा, इतना ध्यान में रखिए। यानी कहने का मतलब देख लीजिए आई में ओ है, आई यहाँ ओ है, तो ओ ए हो जाएगा, यहाँ ओ है और ए है, तो ओ और ए हो जाएगा, यहाँ ओ और बी है तो ओ और बी हो जाएगा, वहाँ यहाँ ओ और ए बी है, तो खाली यहाँ ध्यान में रखना है कि ए और बी हो जाता है, ठीक है। तो जब ए और बी इसमें है, तो इसमें कौन चार गो रक्त समूह में से दो गो यहाँ आ गया ए और बी, तो जो न है तो ओ और ए बी इसमें हो जाएगा, तो इसको आप नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको याद रखना है आपको। अब आ गइए, अब ए और ए है, जब भी ध्यान रखना है ना कि ए और ए, क्या ध्यान में रखना, ए और ए, बी और बी इस टाइप का रहे ना साथियों, तो ध्यान में रखना है कि माने दोनों एक ही समान रहे ना, तो दोनों एक ही समान रहे, तो एगो ए हो जाता है एगो ओ हो जाता है, क्या हो जाता है एगो, तो कहें कि वो दोनों एक ही समान है, दोनों एक ही से चीज़ से गुना हुआ रहेगा ना, दोनों एक ही चीज़ से गुना हुआ रहेगा, ओ वाला छोड़ के कह रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ से गुना हुआ रहेगा ना, एक ही चीज़ से गुना हुआ रहेगा, जैसे कि ए और ए, तो कहेंगे ए दोनों तो समझिए कि एक ही चीज़ से गुना हुआ है, तो ई ए को हम एगो को उठा लेंगे या फिर एगो के जीरो के लिए आएंगे, यानी एगो ए में से ले लेंगे एगो जीरो हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं बी और बी है, तो बी में से भी हम एगो बी यहाँ उठा लेंगे, बी एगो जो बच जाएगा ओ हम ले आएंगे, यानी बराबर बराबर में आपको यहाँ से उठा लेना है, तो जीरो लिख के चलाना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ ई, देख लीजिए ई वाला ई हो जाएगा ना, एगो ए एगो ओ, ठीक है। आप देख लीजिए, और ए और बी है, ए गुने बी रहेगा, तो जब भी ए गुने बी रहेगा ना साथियों, जब भी ए गुने बी रहेगा, तो एक मात्र ए गुने बी वाला है ना, माने पिता में माता में ए, पिता में बी, तो मान लेते हैं माता में ए या पिता में बी, या पिता में बी या माता में ए, ये दोनों बराबरे होता है इसका मतलब। तो कहने का मतलब है कि अगर ए और बी रहे, तो उसमें चारों रक्त समूह होता है, माने ए बी में चारों हो जाता है, कौन, ए भी हो जाता है, बी भी हो जाता है, ए बी हो जाता है, और ओ भी हो जाता है, चारों रक्त समूह होता है किसमें, ए बी में, ठीक। तो देखिए देख लीजिए ए बी में हो गया चारों, ठीक। तो ध्यान में आपको रखना है, अब अब हमको ए गुने ए बी, और ए गुने ए बी जब भी ध्यान में रहे ना, तो कहना कि वो ए गुने ए बी, ए गुने ए बी, ए गुने ए बी, तो कहना कि वो ए बी जो है ना, ए बी वाला के क्या होता है कि इसको ना जीरो से बड़ा दुश्मनी है, किसको, जैसे में ए और बी को जीरो से दुश्मनी है, ओ वाला से माने ओ से दुश्मनी है, जैसे कि कैसे कि मान लेते ओ गुने ए बी था, यहाँ देख लीजिए ओ गुने ए बी था ना, तो ये बराबर ए और बी हुआ, ओ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार अब देख लीजिए ए में क्या लगा हुआ, ए में लगा हुआ ए गुने ए बी, तो ध्यान में रखना है सब होगा, खाली ओ ही नहीं कहेगा कि ओ को हमको नहीं लाना है, तो बाकी सब हो जाएगा। अब देख लीजिए बी वाला को हम आपको क्या बताए थे, बी गुने बी बराबर क्या बताए थे कि वो ई वाला एगो ले लेना है, एगो ओ वाला लेना है। और फिर देख लीजिए बी गुने ए बी है, ठीक है, ए बी है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ओ को छोड़ के सब हो जाएगा, ओ को छोड़ के सब हो जाएगा, ओ के छोड़ के सब हो जाएगा, यानी बी से जब भी ए से ए बी गुना होगा, बी से ए बी गुना होगा ना, तो ओ छोड़ के तीनों हो जाएगा, माने ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ओ नहीं रहेगा। अब देख लीजिए, अब खुद जब बी को किसी दूसरे से गुना कर रहे थे ना, तो ओ क्या नहीं दे रहा था, तो वही फिर अगर ए बी गुने और ए बी दोनों हो जाएगा, तो ये और ओ क्या आने देगा, नहीं आने देगा, इसका मतलब इसमें भी ए बी और ए बी रहेगा, ओ को आने ही नहीं देगा, ओ को आने ही नहीं देगा, ठीक है साथियों। देख लीजिए, तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पूछा जाता है तो सब छोड़ के आता है, लेकिन इसको हम आपको
इस तरह से हम याद करवा दिए हैं कि आप लोग इसको एक आध बार देख लीजिएगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए मानव, देख लीजिए मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसको हम आप लोग को कल करवाएंगे। ठीक है, और आप लोग को कह दें कि आज शाम को हम जाएंगे तो करंट अफेयर लेकर आएंगे खरीद कर। उसके बाद आप लोग को ना आज से रेगुलर बढ़िया से करंट अफेयर इसका हम इसे वीडियो बना देते हैं, आप लोग को सूचना दे देते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।